नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार भोज। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रवक्ता संवर्ग की स्कैनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज उसी क्रम खंड ख के अंतर्गत भारतीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने यूजीसी, एनसीईआरटी, एनयूईपीए इत्यादि जो शिक्षा नीति के बारे में हमने चर्चाएं की हैं। राधाकृष्णन आयोग, मुदाली आयोग, सभी शिक्षा नीतियों के बारे में हमने चर्चाएं करी हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में व्याख्यान करेंगे। मेरे साथ ही आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस बार जो नई शिक्षा नीति बनी है उससे भी संबंधित प्रश्न इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आ सकते हैं, इसलिए आप इसे डीपली पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। यदि आप डीपली इसको अध्ययन करोगे तो वो बेहतर समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं, भारत सरकार ने जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भैया हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करेंगे। इस जो शिक्षा नीति का जो निर्माण किया गया था, इसके अंतर्गत कुल 12 खंडों में इसको बांटा गया है। इसके अंतर्गत जो 12 खंडों में इसको विभाजित किया गया है, 12 खंडों में हम आगे चर्चाएं करेंगे। पहले खंड, दूसरे खंड में क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत मेंशन किया रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक निश्चित स्तर के सभी छात्रों को, यदि कहूँ, ये जातिवार, मद या लिंग भेदभाव, स्त्री पुरुष की परितुलना में इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने का, शिक्षा को बेहतर बनाने का, निःशुल्क शिक्षा सभी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर घर तक शिक्षा का प्रसार किया जा सके, केंद्र सरकार की ये योजना लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं, 10+2+3 की जो संरचना जो बनाई गई थी, वो राष्ट्र के सभी भागों में यह स्वीकार किया गया, क्योंकि जो 10+2+3 की जो संरचना तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें ये सभी राज्यों को इसको लागू करना था। और ये एक राष्ट्र, एक भाषा, एक शिक्षा, एक नीति का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसकी शुरुआत ही दौर की बात करेंगे हम। यदि मैं बात करूं, 1964 में जो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था, आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन जो केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव के तौर पर जो दिया था, वो 1966 को ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सम्मुख से प्रस्तुत किया गया। और आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भारत सरकार को पूरे जो देश में समान शिक्षा के लिए एक शिक्षा की रचना का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए कहा। और साथ ही जो संपूर्ण भारत में जो शिक्षा नीति को लागू करने का जो उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को प्राप्त हुआ, जिससे सभी जाति, धर्म, वर्ग, स्त्री, पुरुष को शिक्षा का भाव देना था। यदि मैं बात करूं, आयोग की जो सिफारिशें की थी, उसके अंतर्गत जो चर्चाएं हुई, वो चर्चाएं 1968 को ये भारत सरकार ने इस पे जो प्रस्ताव बना के जो भेजा गया था, उसको 1968 में स्वीकार कर लिया गया। और साथ ही यदि मैं बात करूं, भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ये एक चीज़ नोट कीजिएगा आप। इसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या रहा? इसका जो निर्माण करने का जो उद्देश्य रहा, उसके अंतर्गत आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय विकास और साथ ही देश हित सर्वोपरि वाला जो
उद्देश्य था इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसके अंतर्गत शिक्षा नीति का निर्माण करना अति आवश्यक हो गया था। इसलिए इस नीति का निर्माण किया गया। और दोस्तों साथ ही यदि मैं बात करूं आपसे, तो जो भारतीय शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन जो कुछ संस्थानों को जो इसके पश्चात भेजा गया, तो उसके आधार पर भारत सरकार ने 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा भारत सरकार द्वारा ये की गई थी और इसे अमल में भी लाया गया, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था और ये एक मील का पत्थर भी साबित हुआ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। यदि मैं बात करूं मार्च 1977 के आसपास की बात करूं मैं, जब केंद्र सरकार में जब जनता दल की सरकार बनी थी, तो उसके द्वारा सरकार जब इनकी बनी, तो इन्होंने जो नई जो शिक्षा नीति बनी थी उसका जो निर्माण करवाया गया था 1979 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। साथ ही यदि मैं बात करूं, ये शिक्षा नीति को संसद में जो सदन में इसको पास करने के बाद कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब जनता दल की सरकार केंद्र में, जब जनता दल की सरकार बैठी थी 1977 को, तो उसमें एक चर्चा हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, तो उन्होंने इसको लागू करने का निर्णय लिया और 1979 को इन्होंने लोकसभा के अंतर्गत इस बिल को पारित किया और 19 मई 1966 को इसको प्रकाशित किया गया। साथ ही जो इसकी कार्य योजना को भी इसके अंतर्गत प्रकाशित किया गया और भारत सरकार द्वारा इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पहली नीति है, जो जिसमें नीति के साथ साथ ही यदि मैं बात करूं, इसके अंदर कार्य योजनाओं को भी महत्व दिया गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा, ये जो शिक्षा नीति का जो दस्तावेज के बारे में यदि मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज 1906 का जो दस्तावेज है, तो उसमें इसको 12 भागों में इसको विभाजित किया गया है। यदि मैं बात करूं भाग 1 की, जो खंड 1 की यदि मैं बात करूं, इसके अंतर्गत प्रस्तावना को महत्व दिया गया। प्रस्तावना जो किसी भी योजना का केंद्र बिंदु होता है। यदि मैं बात करूं प्रस्तावना की, इसके अंतर्गत जब कहा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आर्थिक तौर पर या तकनीकी विकास के लिए संसाधनों की जो उपलब्धता से अधिक लाभ भारतीय वर्गों को पहुंचाने का था। ये जो शिक्षा नीति था, इसमें राष्ट्र में आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए क्या कह रहा है, राष्ट्र में आर्थिक तकनीकी विकास के लिए जो संसाधन उपलब्ध थे उसे अधिक से अधिक वर्ग तक पहुंचाने का एक मेन प्रयास इसके अंतर्गत दिखाया गया था और ये सरकार द्वारा प्रयास भी किया गया और ऐसी ऐसी जगहों पर आकर इसे खड़ा कर दिया गया था कि इससे पूरे भारतवर्ष की जो परिस्थितियाँ थी उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आए और जो ये जो नीति थी वो देश की जो जनता है, जो जनता के बीच ये तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि लोग शिक्षित होना चाह रहे थे, शिक्षा को ग्रहण करना चाह रहे थे और अपना स्वरोजगार को इसके माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे थे। क्योंकि अपना प्रतिनिधित्व यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र की तरफ करूँ या सिविल सेक्टर की बात करूं या तकनीकी क्षेत्र की बात करूं, हर क्षेत्र में शिक्षा का वर्चस्व बनता दिखाई दे रहा था। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक जो लक्ष्यों को प्राप्त करने की भी समस्या आ रही थी और इसके साथ ही जो भविष्य में ऐसी समस्याओं का भी समाधान करने का सामना करना हमारे सम्मुख से एक चुनौती प्रस्तुत होगी थी, जिसके अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं से जब सरकार के लिए ये जरूरी चीज़ों का वहन करना ही एकमात्र भर नहीं था। और इस दिशा की तरफ यदि मैं बात करूं, एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये था प्रस्तावना खंड 1 के अंतर्गत। यदि मैं आपको
खंड पूरे बताऊं तो ये लेंथी चैप्टर बन जाएगा। मैं इसके मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर यदि मैं बात करूं खंड 2 की बात करूं, इसमें शिक्षा का सार जिसको हम भूमिका कहते हैं, ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पे इसे लागू कर दिया गया था। जो शिक्षा शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर क्या होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, जो चरित्र का विकास होता है, सांस्कृतिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि मैं कहूँ लोकतांत्रिक गुणों की भी इसके अंतर्गत विकास की परिभाषा इसके अंतर्गत गढ़ी गई है। और जब शिक्षा में मनुष्य स्वतंत्र होकर जब सोचने लग जाता है, चिंतन और मनन करने की शिक्षा का विकास उसके अंतर्गत हो जाता है, तो शिक्षा द्वारा जो प्रजातांत्रिक तौर पे यदि मैं लक्ष्य को निर्धारित करूं, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, समानता आ जाती है। शिक्षा ग्रहण करने से, शिक्षा का उपयोग करने से समानता आ जाती है, उसके अंतर्गत स्वतंत्रता आ जाती है, मातृशक्ति आ जाती है, धर्म निरपेक्षता आ जाती है, समाजवाद का निर्माण हो जाता है, और जो न्याय की जो प्राप्ति की बात करूं तो वो आ जाती है। और इसमें आर्थिक विकास करने में कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि मैं शिक्षा के जब वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करूं, ये शिक्षा के ही माध्यम से इसकी नींव रखी जाती है। क्योंकि हमारा भविष्य कैसा निर्धारण होगा, ये कौन निर्धारित करता है? मनुष्य अपनी शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य को सुधारता है। इसी से कहते हैं कि शिक्षा से ही मनुष्य का भविष्य का निर्धारण होता है, और उसका भविष्य किस प्रकार से होगा, वो शिक्षा किस प्रकार की ग्रहण कर रहा है, उससे उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो उस तरफ को अग्रसर हो जाता है। ठीक है, और इसलिए शिक्षा को एक उन्नत साधन, या कहें हम उन शिक्षा को एक प्राणवायु के माध्यम से भी इसे व्यक्त किया गया है। और यदि मैं खंड 3 की बात करूं, नेशनल स्कीम, जो इसके अंतर्गत प्रणाली आ गई है, जो राष्ट्रीय प्रणाली आ गई है इसके अंतर्गत। अब राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत मैंने इससे पूर्व कहा था आपको 10+2+3 की जो संरचना को जो भागों में जो विभाजित कर दिया को, इसको जो स्वीकार किया गया था, यही चीज़ इसके अंतर्गत व्याख्यान कर रहा है। दोस्तों, जो शिक्षा के द्वारा जो सभी जाति, इसमें किसी एक जाति को महत्व नहीं दिया गया है, कोई सर्वश्रेष्ठ जाति ऐसा है नहीं इस शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा, नोट कीजिए, शिक्षा के द्वारा जाति, धर्म, लिंग में भेदभाव किए बिना समान रूप से खुली शिक्षा का वितरण करना। अब वितरण का मतलब आप ये मत सोचिए कि हम किसी प्रकार का राशन का वितरण करें, मगर शिक्षा एक शिक्षक द्वारा सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को ग्रहण करवाना, और समाज में धर्म जाति से परे होकर शिक्षा को प्रदान करना। और शिक्षा की जो राष्ट्रीय प्रणाली की यदि मैं बात करूं, यदि उसके तात्पर्य की बात करूं, तो इसके अंतर्गत समान शिक्षा की रचना संपूर्ण देश में स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत 10+2+3 की जो शिक्षा थी, यदि मैं इसकी बात करूं, ये 10 वर्षीय शिक्षा थी, जिसमें 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया था, 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा था, और उसके बाद 2 वर्षीय हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था होगी। +2 की जो बात करूं, वो इंटरमीडिएट की शिक्षा की बात करेंगे। और साथ ही जो +3 की जो व्याख्या है इसके अंतर्गत, वो स्नातक स्तर की जो शिक्षा को इसके अंतर्गत विभाग किया, मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के स्तर को इसमें विभाजित किया गया। और यदि मैं बात करूं 10+2+3+2, ये आगे को शिक्षा का अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ये होगी जो कार्यलय प्रणाली, मतलब इसके अंतर्गत क्या संरचना इसके अंतर्गत निर्धारित की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। अब यदि मैं बात करूं खंड 4 की बात, तो इसमें एजुकेशन फॉर क्वालिटी की बात कर रही है, मतलब समानता के लिए शिक्षा की बात करी गई है इसमें। यदि मैं बात करूं शिक्षा नीति में असमानताओं को दूर करके सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए, मतलब शिक्षा में जो असमानताएं हमें देखने को प्राप्त हो रही हैं उनको दूर किया जाए, उन स्थितियों को जो उत्पन्न हो रही है उनको कहीं ना कहीं उनको समाप्त किया जाए। ये जो
समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन पे विराम लगे, ये मेन उद्देश्य ये था। इसके अंतर्गत जो कहा गया था कि शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, मतलब सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे, सभी के लिए समान दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि सभी का एक उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद कि वो नौकरी करे या उच्च पद में आसीन हो। ठीक है। यदि मैं बात करूं महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, इसका प्रयोग किया गया, साधन के तौर पे इसको प्रयोग किया गया। शिक्षा के जो संस्थान हैं, जो संस्थाओं में महिलाओं के जो कार्यक्रमों को शुरू कराया गया, और जिनके कारण बालिकाएं अशिक्षित रह गई थी, उनको शिक्षित करने का एक मेन कारण भी ये रहा। यदि मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इधर आकर्षित करूं, सबसे पहले उन जो कारण थे उनका समाधान किया किया जाएगा। इसके अंतर्गत कहा गया जो निर्धन परिवारों के जो बच्चे हैं, जो 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई कि भैया जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा इसके अंतर्गत दिलाई जाएगी, और इसको प्रोत्साहन दिया गया। और जब यदि मैं बात करूं अनुसूचित जातियों के लिए, इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति तथा छात्रावास की व्यवस्था की गई, और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि भैया इनके लिए भी शिक्षा की जो सुविधाएं हैं जो उनको विस्तार देना, और संबंधित जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना का जो कार्यक्रम चलाया गया था, जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम की जो योजना चलाई गई, इसके अंतर्गत इनको रोजगार उपलब्ध कराने का भी इसमें एक निश्चय किया गया था। ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ खंड पाँच की, तो इसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन इसके अंतर्गत किया जाना था। यदि मैं कहूँ क्या था इसके अंतर्गत, इसमें शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाए, और शिक्षा को मेन फोकस इसके अंतर्गत दिया गया था। इसी के समानांतर यदि मैं बात करूं, इसके सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को भी स्थानीय समुदायों के सम्मुख से पूरा सहयोग के साथ प्रस्तुत किया गया। शिशुओं की देखभाल किस प्रकार से की जाए, और जो शिशुओं की जो देखभाल करने के लिए संस्थाओं तथा उनके जो शिक्षा का जो केंद्र पूरी तरह से बाल केंद्रित हो, मतलब जहाँ पर बच्चे सुरक्षित रहें और वहाँ पर वो शिक्षा भी ग्रहण करें, ऐसे केंद्र को बाल केंद्र को घोषित किया गया। और प्रारंभिक जो शिक्षा की बात करूँ मैं, यदि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का प्रवेश विद्यालय में रुके रहने, और यदि शिक्षा की गुणवत्ता में यदि सुधार की बात करूं, या शिक्षा की जो विधियां हैं जो बाल केंद्रित शारीरिक मापदंड ना हो, और आवश्यकता की सुविधाओं की व्यवस्था हो। और एक बात और कहूं मैं इसके अंतर्गत, यदि मैं कहूं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को भी इसके अंतर्गत लागू किया गया था। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ठीक है। और दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर जो विशेष जो योग्यता रखने वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए इसके अंतर्गत, और जो गति निर्धारण करने वाले जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना की जाए। ऐसी चीज़ें इसके अंतर्गत समावित की गई थी। और यदि मैं बात करूं जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें मैं पूरे खंडों को कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं। और इसके अंतर्गत जो पोषण, स्वास्थ्य, जो शारीरिक, मानसिक, जो सामाजिक नैतिकता का जो समवेग, इसके अंतर्गत जो विकास की जो दृष्टिकोण से यदि मैं पूर्व की बात करूं, इसके अंतर्गत बाल्यावस्था की शिक्षा का भी उच्च प्राथमिकता उसको दी जाए। क्या है, जब पोषण की बात, भोजन, स्वास्थ्य, और जो शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना को भी इसके मद्देनजर रखा गया। और इससे मैं बात करूं, इससे पूर्व की जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब उसका पहला जो कार्यकाल रहता है बाल्यकाल में, जो शिक्षा का जो उसको उच्च प्राथमिकता दी जाए, मतलब उसको भी शिक्षा इसके अंतर्गत ग्रहण कराई जाए। और जो सेकंड जो बिंदु है, ठीक है, थोड़ा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और खंड 6 में तकनीक तथा प्रबंध शिक्षा को इसके अंतर्गत रखा गया। इसमें क्या कहा गया है, तो जो तकनीक तथा प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते हुए
वर्तमान समय में और भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यदि मैं बात करूं ग्रामीण लोगों में जो तकनीकी शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि यदि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं यदि उनको हम तकनीकी शिक्षा का ज्ञान कराएं तो वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सामाजिक रूपरेखा इसके अंतर्गत तैयार किया जाए, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और इसके अंतर्गत जो विकलांग वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए भी तकनीकी उच्च शिक्षा में उच्च व्यवस्था के अंतर्गत इसको समावित किया गया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तकनीक तथा प्रबंधन जो शिक्षा का जो कार्यक्रम जो चलाया गया था उसमें पॉलिटेक्निक विद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया गया है, क्योंकि ये जो संस्थान होते हैं ये मार्गदर्शक के तौर पर परामर्श देते हैं और मार्ग को आगे अग्रसर करते हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करूं 7वें खंड की, तो इसमें शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है। जो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जाए, इसके अंतर्गत ये कहा गया शिक्षा व्यवस्था के जो क्रियान्वयन के लिए जो सभी चीज़ों की आवश्यकता होनी अनिवार्य हो जाती है, जिसके अंतर्गत यदि शिक्षक नियुक्त है तो उसकी जवाबदेही भी निश्चित होनी चाहिए। यदि हमने किसी विद्यालय में शिक्षक नियुक्त किया है तो वो अपना कार्य किस प्रकार से कर रहा है और जिस लिए हमने उसे नियुक्त किया है क्या वो अपना दायित्वों का निर्वाह पूर्ण तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी भी जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। यदि वो गलत करता है तो उसको भी आर्थिक दंड तौर पर या किसी प्रकार का जो दंड लागू होता है उसको देना चाहिए। ठीक है। और जो अध्यापकों के लिए जो उत्तरदायी तत्व होते हैं, स्थायित्व होते हैं, मान लो जैसे उनके लिए ये कहना अनिवार्य हो जाता है कि छात्र उनके लिए जो सही आचरण पर उनके द्वारा बल दिया जाना, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको अधिक सुविधाएं देना चाहिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्तर से। और जो इसके मापदंड होते हैं उसके अनुरूप शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन और व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए और समय समय पर इनका निरीक्षण भी करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं खंड 8 की बात करूं, इसमें शिक्षा विषय वस्तु की जो प्रतिक्रिया है को नया मोड़ देना, इसके अंदर किस प्रकार की हमारी शिक्षा की जो वस्तु विषय है तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए, ये चीज़ इसके अंतर्गत। यदि मैं बात करूँ शिक्षा के जो पाठ्यक्रम का जो प्रतिक्रियाओं को जो सुदृढ़ किया जाए, इसके अंदर पुस्तक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जो छात्रों को आसानी से समझ में आए और स्वास्थ्यवर्धक भी होने चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से यदि हम जो हमारा पाठ्यक्रम है यदि हम उसे कठिन बना दें जिससे कि जो बालक है उसको किसी प्रकार का मानसिक दबाव उसके अंदर ना आए, ऐसे पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना चाहिए। सरलता से जो आसानी से समझ में आए ऐसी संरचना को प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे लेखन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, करने के उपाय हमारे सम्मुख से किए जाएं। इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें स्थिति कीजिए। इसके अंतर्गत पुस्तकालयों में जो नए सुधार करने चाहिए, नई पुस्तकों का को जो मान लीजिए कोई सी विद्यालय में पुरानी पुस्तकालय है तो वो किताबों को चेंज करके नई पुस्तकों का वहाँ पर स्थापना की जाए। साथ ही जो तकनीकी शिक्षा को भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाए, क्योंकि जो दूरसंचार की जो प्रणाली है कला संस्कृति के प्रति भी छात्र छात्राओं को इसके अंतर्गत जागरूक करना चाहिए और समाज में कला का भी महत्व होना चाहिए। और इसका मूल्यांकन के तौर पे यदि मैं बात करूं, जो शैक्षिक तकनीकों की जो प्रयोग किया गया है कार्य अनुभव को भी सही स्तरों पर शिक्षा का अनिवार्य तौर पे बनाया जाना चाहिए। यदि मैं बात करूं वातावरण की, जो वातावरण के प्रति जागरूक वातावरण क्या होता है, यदि हम अपना जब हम शिक्षित होंगे अपने क्षेत्र के आसपास का वातावरण को भी हम अच्छा तरीके से बना सकते हैं, उसको स्वच्छ बना सकते हैं। किस प्रकार से उसमें जागरूकता कैसे आएगी, जब हम शिक्षित होंगे तब जाके जागरूकता आएगा। ठीक है। और जो विद्यालय में जो उच्च व्यवस्था के लिए इसके अंतर्गत कहा गया, यदि मैं कहूँ गणित को समझाने के लिए जो विश्लेषण होते हैं और जो उनके तर्क तालमेल होते हैं उनको प्रशिक्षण और समाधान उनका करना चाहिए। विज्ञान विषय के जो बालकों में जिज्ञासा सजनता और वस्तुनिष्ठ आदि की योग्यता उनके अंतर्गत होनी चाहिए, ये कहता है खंड 8। ठीक है।
यदि मैं बात करूँ खंड 9 अध्यापक का, अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कड़ी होती है, जो इसका जो स्तंभ माना जाता है, यदि हमने शिक्षा नीति लागू कर दी है तो वो शिक्षा नीति किसके पैरेलल घूमती है, वो शिक्षक के आसपास से घूमती है। इसके अंतर्गत शिक्षक को भी महत्व देना चाहिए। और यदि हमने शिक्षकों को नियुक्त किया है, उनकी वेतन, सेवाओं और प्रतिशतों को उनको सुधार करना चाहिए और प्रतिभाशाली ये शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, और जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी बन सके। और साथ में ही संपूर्ण भारतवर्ष में यदि हम शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं तो उसमें सभी अध्यापकों का एक समान वेतन हो, और सेवाओं में भी एक प्रकार की शर्तों का प्रयास किया जाना चाहिए। और अध्यापक की जो शिक्षा की उच्च व्यवस्था को भी इसके अंतर्गत बनाने का, और ईमानदार मर्यादापूर्ण शिक्षकों के इसके अंतर्गत क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। साथ ही यदि मैं बात करूँ, इसके अंदर कहा गया है कि भैया ईमानदार शिक्षकों को नियुक्त करें, जो अपने कर्तव्यों को समझ पाए। वो किस लिए नियुक्त किया गया है, उसकी संरचना क्या होनी है, उसका कार्य क्या है, और वो अपने कार्य को 100% अपने जहाँ पर जो संस्थान में नियुक्त है वहाँ पर वो अपना 100% दे। ये चीज़ें इसके अंतर्गत की गई है। और शिक्षक को ऐसा वातावरण विद्यालय में उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि छात्रों में एक रुचि पैदा हो, और जिज्ञासा बढ़े, और सीखने की कलाएं उसके अंतर्गत विकसित हो। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और इस चीज़ के लिए सरकार को समुचित तौर पर प्रयास करने की भी आवश्यकता पड़नी चाहिए। और यदि आप मैं अगले बिंदु की तरफ बढ़ूं, जो 10वां खंड है इसका, वो कहता है कि शिक्षा का प्रतिबंध। अब शिक्षा का प्रतिबंध क्या होता है, इसकी तरफ हम आपको थोड़ा सा अग्रसर करना चाहेंगे। शिक्षा की योजना एक जो प्रबंध प्रणाली में जो परिवर्तन को प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी जाती है। दीर्घकालीन योजनाओं बनाने का प्रस्ताव होता है, जिसमें केंद्रीकरण भी होता है। शिक्षा के जो संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए, और उनका विकास करना चाहिए। और योजनाओं का भी उन संस्थानों पर योजना प्रबंधन में महिलाओं की भी इसके अंतर्गत भागीदारी करनी चाहिए। ये नहीं कि पुरुषों की ही उसमें भागीदारी हो। इसके अंतर्गत समान शिक्षा, समान जॉब महिलाओं को भी इसके अंतर्गत देनी चाहिए। और जो इसके अंतर्गत जो यदि मैं बात करूं, शिक्षण संस्थान में जो स्वतंत्रता की जो भावनाओं का विकास होना चाहिए, और योजनाओं और जो प्रतिबंध हैं, जो प्रबंधन है, उसके अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी का उद्देश्य हो। मानसिक संबंधों में और उत्तरदायी में जो परिवर्तन होते हैं उनमें मुख्य बिंदु ये चीज़ें इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए। यदि मैं कहूँ राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा सेवा है, राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो शिक्षा के प्रतिबंधों को उत्तरदायी मान सकें, इन चीज़ों पर अधिक बल दिया गया है। मतलब प्रबंधन मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को स्थापित करना, ये होता है प्रबंधन। अब प्रबंधन क्या होता है, हम किसी प्रकार की कार्य योजना को बना रहे हैं, किस प्रकार की उसकी कार्य योजना हो जाएगी, वो उसको हम कहाँ से लागू करेंगे और कहाँ तक इसकी सीमा होगी, ये चीज़ इसके अंतर्गत निर्धारित होनी चाहिए। ये कब होगी, जब जो भारतीय शिक्षा सेवा है वो राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यदि मैं कहूँ प्रांतीय स्तर पर जो शिक्षा का विकास है, और जिले स्तर पर, और शिक्षा परिषद का गठन हो। ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, जब हम किसी शिक्षा का जब एक ढांचा तैयार कर देते हैं, उसमें क्या होता है, जब ढांचा हमारा तैयार हो जाता है उसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति को उसमें आसीन करा जाता है, प्रबंधन समिति का वो एक अध्यक्ष चुना जाता है उसका, और जो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनको भी उसके अंतर्गत कमेटी गठित की जाती है, और शिक्षा किस प्रकार से लागू होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत जो शिक्षा का जो प्रतिबंध है उसको किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। भैया इसमें कोई जो विकेंद्रीकरण की जो शिक्षा संस्थानों को जो इसमें क्या उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसमें कार्य योजनाओं का प्रतिबंध किया जाता है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, और जो उसके मापदंड हैं उनको भी लागू करना चाहिए। और इसमें जो मुख्य बिंदु में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन करने की भी बात की गई है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर
जो भारतीय जो शिक्षा सेवा है उसको राज्य स्तर पर भी विकसित करना चाहिए और प्रांतीय शिक्षा का भी गठन करना चाहिए और जिला स्तर पर जो हम कहते हैं जिला शिक्षा परिषद की जो गठन किया जाता है वहाँ पर भी करना चाहिए। और जो शिक्षा के प्रबंधन के प्रति क्या होता है उत्तरदायी होता है, इन चीज़ों का मापदंड इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूँ नवा खंड 9 की बात करूँ तो इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 को लागू करने तथा उसकी जो क्रियान्वयन के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसके प्रति जो प्रस्तावित कार्य हैं अनुमानित धनराशि के अंतर्गत इसको व्यवस्थित करना चाहिए, दान उपहार शुल्क आदि से की जाएगी। यदि मैं बात करूं 8वीं जो पंचवर्षीय जो योजना थी ना दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंतर्गत ये कहा गया था जो हमारे जो देश की राष्ट्रीय आय थी वो 6% थी, उससे अधिक निवेश किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, जो 5 वर्ष बाद शिक्षा नीति की समीक्षा की जाएगी। अब हमने इस वित्तीय वर्ष से इतना पैसा इसके अंदर का खर्च कराया तो हमें हमारी दायित्व तो बनता है कि हम अगले वित्तीय वर्ष में उसकी समीक्षा की, जितना हमने पैसा दिया तो इस पैसे का कितना निर्वाह हुआ है, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ है, इसका सही तरीके से प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए समय समय में, इसके अंतर्गत ये कहा गया है। और जो समय समय पर इसकी जो उभरती हुई जो प्रवृत्ति हमारे सम्मुख से उत्पन्न हुई कहीं ना कहीं उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए, ये कहा गया है 9वें खंड के अंतर्गत। ठीक है। और दोस्तों यदि मैं कहूँ खंड 12 में, इसमें 11वें में भी बताऊंगा, उसमें ये कहा गया भविष्य। यदि मैं कहूँ इसमें विश्वास किया जाना चाहिए कि भैया भविष्य में हम 100% हमारा साक्षरता का लक्ष्य होना चाहिए हमारे देश में। ऐसा कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होना चाहिए, सभी को शिक्षा का लाभ लेना चाहिए और कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं छोड़ना चाहिए जो शिक्षा से वंचित हो सके, क्योंकि जब शिक्षित समाज होगा तो हमारा शिक्षित राष्ट्र का भी निर्माण होगा। यदि शिक्षा का स्तर सही तरीके से मेंटेन करना है तो हमें क्या करना है, ग्राम स्तर से इसका प्रयास करना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई की एक जो मैं आपका ध्यान थोड़ा सा मैं खींचना चाहूँगा, इसके अंतर्गत जो मेन उद्देश्य है, जो 12वें खंड का जो मेन उद्देश्य है उसमें 100% शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है और हमारे देश के जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों में इनको सम्मिलित किया जाए। मान लीजिए हमारे देश में कोई विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, जो अपने शिक्षा ग्रहण करने की वजह से उस मुकाम पर पहुँचे गए, तो देश की जो शिक्षा नीति जो लागू की गई थी उसका भी मेन उद्देश्य है कि जो उतना बड़ा जो शिक्षाविद बना है सभी लोगों को उस तक पहुंचाने का मेन लक्ष्य रखा गया है कि सभी लोग उस स्तर की शिक्षा ग्रहण करें और उस स्तर तक अपना नाम रोशन करें। मेन कारण ये रहा इसका। यदि मैं बात करूं शिक्षा नीति के जो मूलभूत जो तत्व हैं वो किस प्रकार के हैं, उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि भैया शिक्षा नीति के क्या मूलभूत तत्व हैं। यदि मैं बात करूं नंबर 1 की बात करूं, ठीक है दोस्तों, उसके अंतर्गत ये कहा है ये पूरे देश में 10+2+3 की जो शिक्षा की जो रचना है, जो शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात करी, वो पूरे देश में एक हो। और यदि मैं बात करूं जो प्राथमिक शिक्षा की, तो उसमें ये कहा गया है जो 6 से जो 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराई गई है। मतलब जब 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक और बालिका होती है उसको निःशुल्क तौर पे शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी, उससे किसी प्रकार की फीस वसूली नहीं जाएगी। ये इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे इसलिए जोर दिया गया है कि निःशुल्क, क्योंकि हमारी जो सीखने की जो ललक होती वो हमारी बचपन से होती। क्योंकि यदि बच्चा सीखना प्रारंभ करेगा तो ऊपर जाके उसे कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यदि हम निःशुल्क शिक्षा को लागू करें या की हुई है तो उससे क्या होगा, उससे अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का
उनका धन आवंटन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का व्यय उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है। और जो प्राथमिक शिक्षा दूसरा जो बिंदु है इसमें, जो प्राथमिक शिक्षा में जो अपरिमेय व्यय को इसके अंतर्गत रोक दिया जाएगा, इसमें रोक लगा दी गई। और स्त्री शिक्षा को इसके अंतर्गत क्या प्रोत्साहित करने के लिए स्त्रियों को साक्षरता उन्मूलन एक कार्य योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। मतलब महिलाओं को इसके अंतर्गत इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विकास के दौर में आगे आ सकें, स्वरोजगार की अपना जो बना सकें, स्वरोजगार से अपना जीवन अच्छी तरीके से यापन कर सकें। कहीं ना कहीं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का मेन उद्देश्य इसके अंतर्गत व्यवसायिक तकनीकी जो शिक्षा पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो महिलाओं को, उसमें बल दिया गया है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है उस पर सुधार हो। और जो यदि मैं नेक्स्ट बिंदु की बात करूं, उसकी जो नेक्स्ट बिंदु है उसमें कहा गया अल्पसंख्यकों की शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिकता की दृष्टि से इसको विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है जिसे हम कहते हैं मुस्लिम, तो उनको भी शिक्षा का मूल अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए, उनकी गुणवत्ता में भी सुधार लानी चाहिए। इस तरफ भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। और विकलांगों के लिए भी नई शिक्षा नीति में अलग अलग प्रयास किए गए हैं, किस प्रकार के उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाए, इसमें भी उसको दिशा दी गई है। और यदि मैं बात करूं, जो गति निरोध निर्धारक जो विद्यालय हैं जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों का विकास की खोज की जाती है, उसमें उनको आगे बढ़ाने की निरंतर प्रयास किए जाते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर जो व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम इसके अंदर उपलब्ध कराए गए हैं, कार्य अनुभव को प्रत्येक स्तर पर जब शिक्षा की अनिवार्यता की जाएगी, और प्रौढ़ शिक्षा को भी कि अंदर उच्च व्यवस्था की जाएगी। तकनीक और प्रबंधन की जो शिक्षा संस्थाओं को अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिक्षा के द्वारा जो मूल विकासों को भी इसके अंतर्गत महत्व दिया जाएगा। गणित विज्ञान की शिक्षा में आधुनिकता लाने की बात की, उसके अंतर्गत जो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यदि मैं विज्ञान के क्षेत्र में हूँ, विज्ञान में नई तकनीकों का भी प्रयोग इसके अंतर्गत लाने की बात की गई। और पुस्तक की जो गुणवत्ता है, जो किताबें हैं जो छपती हैं, उनकी लेख में भी सुधार होना चाहिए, उनकी छपाई में भी सुधार होना चाहिए। और जो व्याख्यान है उसका प्रोत्साहन भी अच्छा होना चाहिए। जो विद्यालयों में, या बात करूँ मैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पुस्तकालयों की उच्च व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए, ये कहते हैं। और ये चीज़ तो इसके अंतर्गत आ गई। और जो इसका जो महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है, ये कहता है कि शिक्षक का चयन योग्यता, वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिक आधार पर इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और यदि मैं इसके गुणों की बात करूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुणों की बात करूं, तो इसमें कहा गया है शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया है, और इस पर बजट का 6% इसमें व्यय करने की बात कही गई। गुण मतलब जो हमारा बजट होता है, बजट का 6% शिक्षा की तरफ व्यय करने की बात की गई है। ठीक है। और यह एक ऐसी पहली ऐसी शिक्षा नीति थी। ठीक है, 1986 एक ऐसी पहली शिक्षा नीति थी जिसमें पूरी करने की योजनाओं के साथ, ठीक है, पूरी करने की योजनाओं के साथ इसको क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और यदि मैं अगले बिंदु की बात करूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी, जो उसके घोषणा की जो शिक्षा की जो संरचना थी, वो मेन बिंदु 10+2+3 को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने का मेन उद्देश्य इसके अंतर्गत ये था। और इसमें क्या कहा था, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्षेत्र जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 90% स्कूलों में इस योजना को लागू करवाया गया था। ठीक है। यदि मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों में जो गति निर्धारक जो विद्यालय खोलने की इसके अंदर बात करी, मतलब कम दूरी पर विद्यालयों का सृजन हो। 2012 में जो निर्धारक विद्यालय खोलने की, जिन्हें हम नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, जिसे हम नवोदय विद्यालय कहते हैं, उनकी संख्या 2012 में 566 थी। इतने विद्यालयों की स्थापना कर चुके हैं पूरे भारत में। और जो शिक्षा नीति की जो घोषणा के बाद 1986 में दिल्ली में राष्ट्रीय
कार्यालय में यदि मैं बात करूं 1986 में दिल्ली में, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो 2012 के अंतर्गत इसमें 16 मुक्त विश्वविद्यालय आज तक खोल चुके हैं। ये 2016-12 की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत 16 विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय को स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई और उनको स्थापित भी किया गया। और शिक्षकों के वेतन को भी इसके साथ बढ़ाया गया है और उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार लाने की इसके अंतर्गत बात की गई है, ठीक है। और जो शिक्षा नीति में जो परीक्षाओं का जो विश्वसनीय और जो तो वस्तुनिष्ठ बनाने पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि इसको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तौर पर एग्जाम कराने की इसके अंतर्गत बात कही गई, इस पर भी विशेष तौर पर बल दिया गया है। और यदि मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो शिक्षा नीति के जो नैतिक अवसरों में क्या कहा गया है, समान बल दिया जाएगा, इसमें इसको अच्छा बनाया जाएगा, इसमें इसके मनोवैज्ञानिक तौर पे और सुलभ तौर पे आसानी सरल तौर पे इसको लागू किया जाए, ठीक है। हर किसी यदि हम किसी चीज़ को लागू करते हैं उसके गुण दोष अवश्य होते हैं। यदि मैं बात करूँ ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दोष की बात करूँ, इसके अंदर क्या दोष रहे, इसमें क्या गया, शिक्षा की जो व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी और प्रवेश के समय शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी धनराशि लेने का शोषण कहा जाएगा या ना, इसकी बात रह गई थी। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के जो भवन बनाए गए थे वो बहुत ही घटिया और क्वालिटी का, उसमें पत्थर का यूज़ किया गया था, सीमेंट का यूज़ किया गया था, बजरी का यूज़ किया गया था, जो कम समय में ही उनका ध्वस्तीकरण हो गया था। और जो उसमें जो विद्यालय में जो फर्नीचर इत्यादि चीज़ों को जो दिया गया था वो भी एक घटिया क्वालिटी का इसके अंतर्गत दिया था जो। और यदि मैं बात करूँ शिक्षण सामग्री की जो उपलब्ध कराई गई थी जो विद्यालयों में, वो भी बहुत ही कम कीमत और किस्म की थी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की वो नहीं थी। और जो नवोदय विद्यालयों की जो स्थापना करने की जो पीछे जो बात कहूँ, जब नवोदय विद्यालयों की स्थापना के पीछे योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करना था, परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ये विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी और इसका लाभ ना ले पा रहे लोगों को इसके अंतर्गत नहीं जोड़ा गया, क्योंकि बात तो की गई थी भैया हम नवोदय विद्यालयों की स्थापना करेंगे और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिए, मगर ऐसा कुछ देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यदि मैं कहूँ +2 की जो +2 के स्तर की जो व्यवसाय पाठ्यक्रम को जो शुरुआत किए गए थे, उसमें क्या था, संसाधन तथा योग्य अध्यापकों की उसके अंतर्गत कमी थी। भैया जब संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, तो ऐसे संस्थानों को खोलने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और आप कह रहे हो कि व्यवसायिक क्षेत्र तकनीकी शिक्षण संस्थानों की, यदि आप तकनीकी शिक्षण संस्थानों को खोल रहे हो तो वहाँ पर सुविधाओं का भी प्रदान करने चाहिए। संस्थान खोल दिए हमने और वहाँ पर सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, तो ये इसका बड़ा दोष था, ठीक है। और साथ ही इस शिक्षा नीति के जो अंतर्गत जो मूल्यांकन की बात करेगी, जो मूल्यांकन पर जो बल दिया गया था, जिसके कारण क्या हो रहा था, इसके अंतर्गत कुछ जो कमज़ोर जो छात्र थे उनका एक तरफ से शोषण हो रहा था, उन पर शोषण का दबाव बढ़ रहा था। इस प्रकार की ये जो दोष इसके अंतर्गत देखने को प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। ये थी शिक्षा नीति के अंतर्गत चर्चाएं। और यदि मैं बात करूं जो ये शिक्षा नीति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय जो शिक्षा मंत्री रहे थे वो KL श्रीमाली थे, ठीक है। इस और स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की भी समस्या का समाधान करने को उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 की जो समीक्षा की थी वो सामूहिक समिति, जिसे यशपाल समिति तथा जन्मदिन समिति ने इसको लागू किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रतिवेदन था वो 12 खंडों के अंतर्गत इसको तैयार किया गया था। और हम इन नीतियों का जो प्रारंभिक शिक्षा को 1999 में सुलभ बनाने की ये इसके अंतर्गत घोषणा की गई थी। यदि मैं बात करूं शिक्षा नीति के जो
केंद्र बिंदु रहे इस चीज़ के अंतर्गत, वो केंद्र बिंदु क्या रहे, जो ये शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो जो इसके इन बिंदुओं के आर पार घूमती है। इसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संवैधानिक दायित्वों की बात की गई थी, राष्ट्रीयता के पोषण तत्व की बात की गई थी, हमारी संस्कृति विरासत की बात की गई थी, नारी सम्मान की बात की गई थी, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी, समाज की जो प्रगति के प्रति जो बाधा आने वाले जो तत्वों के इसके अंतर्गत बात की गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको अध्ययन किया गया था, और जो सीमित परिवारों की संकल्पना भी इसके अंतर्गत संजोई गई थी। और जो बात करूँ मैं लोक तंत्र, जिसमें धर्म निरपेक्षता की इसके अंतर्गत बात की गई थी, ये चीज़ें इस शिक्षा नीति के केंद्र बिंदु की तरफ चारों ओर घूमती है। यदि मैं बात करूं जब इसका गठन पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे, जो राजीव गांधी द्वारा किया गया था, और जो इसका प्रारूप अगस्त 1986 में इसका जो प्रारूप था वो तैयार हुआ। और यदि मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा और आपका ध्यान आकर्षित भी करना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी जो विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शिक्षा के स्तर में उन्नतिशील बनाना इसको, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो अवांछित प्रवेश पर रोक लगाना, जो बाहरी तौर पे जो उच्च शिक्षा में किसी प्रकार से किसी, मान लीजिए मेरा भाई भतीजा है, हमने उसको डायरेक्ट प्रवेश दे दिया, किसी इन चीज़ों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसी की सिफारिशें नहीं होंगे, जो इसके अंदर क्वालिटी होगी वो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेगा। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। और जो मूल्यांकन की बात की गई थी, तो मूल्यांकन की जो व्यवस्था थी ना, वो ग्रेड के आधार पर की गई थी, ना कि अंकों के आधार पर। ठीक है, और व्यवसायी तकनीकी क्षेत्र में भी इसको भी प्रस्तुत करने की बात की गई, इसको प्रमुखता दी गई थी। और यदि मैं थोड़ा सा आपका और ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा दोस्तों, कार्य क्षेत्र की तरफ, इसको प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना, यदि विज्ञान, गणित और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। और स्नातक शिक्षा में वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की बात इसके अंदर, लड़का हो लड़की हो दोनों को समान शिक्षा देने की बात की गई थी। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा, राम मूर्ति समिति 1990 में, जनानंद समिति 1992 में, और यशपाल समिति 1993 में ने इस नीति की समीक्षा की गई थी। ठीक है, इन लोगों ने इस समिति की क्या की गई थी, समीक्षा की गई थी, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्योंकि हर क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण होते। अब आते हैं इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चाएं करते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित किया गया, पहला क्वेश्चन आता है। तो मैं ऑप्शन आपके सम्मुख से रखूँगा, 6 भागों में, 12 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में। आपको बताना है कितने भागों में। आपको इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, वो 12 भागों में उसको विभाजित किया गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, कार्य योजना 1986 में कितने भागों में विभाजित, इसकी कार्य योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 24 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्योंकि मैं आपके सम्मुख से इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उन प्रस्तावित करने की योजना बनाई गई थी को कब प्रकाशित किया गया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रस्तावित करने की जो कार्य योजना बनाई गई थी वो कब लागू की गया था, वो कब प्रकाशित किया गया था, वो 1986 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटिव आ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप इसे
उन बच्चों को शेयर करने की कोशिश करें जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है। उन बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।